नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले जल्दी से नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूयॉर्क में भारत के दशकीय आर्थिक सुधारों पर की चर्चा। कहा, भारत अपने विकास पथ को जारी रखने के लिए तैयार। 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की जताई उम्मीद। नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल माइकल रोमर ने की भारत के आधार और यूपीआई की प्रशंसा। कहा, डीपीआई ने बदली 140 करोड़ भारतीयों की जिंदगी। बताया दुनिया के लिए सीखने का विषय। विदेशी निवेशकों को भाया रियल एस्टेट सेक्टर। 41% बढ़ा संस्थागत निवेश। विदेशी संस्थागत निवेशकों से हासिल हुए 3700 करोड़ रुपए। और आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 81,200 के पार, निफ्टी 24,800 के करीब कारोबार करता आया नजर। तो जाने आपने आज की टॉप लाइंस क्या कुछ खास कारोबार जगत की अगर बात की जाए, लगातार हम देखते हैं किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण हमारी जो आज की जो टॉप लाइन्स थी वो भी। और आइए सबसे पहले हम यहाँ नज़र डालते हैं गिफ्ट निफ्टी की अगर बात की जाए, क्या स्थिति गिफ्ट निफ्टी की बनी हुई है। आप देख सकते हैं 24,811.50 हरे निशान के साथ फिलहाल शुरुआती तौर पर कारोबार करता ही नजर आ रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए सेंसेक्स की भी, वहाँ क्या जो स्थिति है, क्योंकि आज जो बढ़त के साथ जो बाजार है वो खुला है। खासतौर से करीब 81,200 के स्तर पर, उससे अधिक 81,225.86 यानी 74.59 अंकों की तेजी के बाद आज जो शुरुआत है वो देखने को मिल रही है सेंसेक्स की। निफ्टी 50 की अगर बात की जाए तो 24,804.15 यानी यहाँ भी 23 से अधिक अंकों की जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है। तो अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण। और साथ ही मार्केट की जब हम लगातार बात कर रहे हैं तो आज के देखिए टॉप गेनर्स कौन कौन से हैं। ग्रासिम, विप्रो, टेक्नम और पावर ग्रिड इन्फी, यहाँ पे फिलहाल हरे निशान के साथ जो कारोबार है वो होता हुआ नजर आ रहा है शुरुआती दौर में। फिलहाल आज की टॉप गेनर्स आपने ये देख लिए, लेकिन लाल निशान आखिर कहाँ नजर आ रहा है जो आप आज के टॉप लॉसेस हैं उन पर भी नजर डाल लेते हैं जल्दी से। SBI लाइफ, HDFC लाइफ, कोटक बैंक, श्रीराम फिन और बजाज ऑटो, जहाँ पे आज फिलहाल हमें जो लाल निशान है वो नजर आ रहा है, उस वजह से टॉप लॉसेस की श्रेणी में आप देख सकते हैं इनको। शुरुआती दौर की स्थिति ये है और उम्मीद यही कि दिन जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसमें भी बदलाव हमें देखने को मिलेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका में कहा कि भारत अपने विकास पथ को जारी रखने के लिए तैयार है और 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत वर्तमान में लगभग 3.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की GDP के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भारत में निवेश के अवसरों पर राउंड टेबल सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने ये बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत अपने निरंतर विकास पथ को जारी रखने और वैश्विक विकास में अपने योगदान को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 11 भारतीय कंपनियां सूचीबद्ध हैं। तो किस तरीके से भारत जो है 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा, इसकी पूरी उम्मीद जताई वित्त मंत्री ने। साथ ही वित्त मंत्री ने इकोनॉमिक क्लब ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भी भाग लिया और भारत के दशकीय आर्थिक सुधारों पर इस दौरान उन्होंने चर्चा की। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत सरकार देश में नई तकनीक को बढ़ावा दे रही है और युवाओं को AI के प्रशिक्षण के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है। India government has announced 3 centers of excellence for artificial intelligence. And besides that, we're also identifying institutions which have the capability to do R&D on it. Now, the Indian youth, therefore, are being given the first exposure, much before they get into jobs, first exposure into artificial intelligence. Be sure of how you're going to play it out for your benefit when your employer takes you on board.
न्यूयॉर्क में वित्त मंत्री ने सिटी बैंक और ब्लैक रॉक कंपनी के सीईओ से भी मुलाकात की। ब्लैक रॉक कंपनी के सीईओ से मुलाकात के दौरान एनआईएफ और गिफ्ट सिटी के माध्यम से वैश्विक निवेशकों के लिए अवसरों पर चर्चा की गई। साथ ही ग्रीन टेक और बैटरी स्टोरेज की फाइनेंसिंग के अवसर पर भी बात हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कि अमेरिकी दौरे पर हैं, और इस दौरान न सिर्फ सिटी बैंक बल्कि ब्लैक रॉक कंपनी के सीईओ से उन्होंने मुलाकात की। और वहीं आपको बता दें, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर पॉल माइकल रोमर ने कहा है कि जब अमेरिका में सिलिकॉन वैली तेजी से उभर रही थी तब वह अपने नागरिकों का जीवन स्तर सुधारने में असफल रहा। वहीं भारत ने करके दिखाया है कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए 140 करोड़ लोगों की जिंदगी को बदला जा सकता है। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2024 को संबोधित करते हुए प्रमुख अर्थशास्त्री पॉल माइकल रोमर ने ये बात कही। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आधार और यूपीआई का उदाहरण देते हुए रोमर ने कहा कि अमेरिका के सामने भी कई अवसर आए, लेकिन उनको बर्बाद कर दिया गया। आधार की तारीफ करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता ने कहा कि नागरिकों की सरकारी योजना तक पहुंच बढ़ाने के लिए भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। जनता की भलाई के लिए टेक्नोलॉजी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में एक नियामक के रूप में कार्य करने में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में सरकार यूपीआई जैसे ऐप बनाकर काफ़ी खुश है। अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ। भारत में लोग देख सकते हैं कि सरकार की तकनीक और डिजिटल हस्तक्षेप के कारण उनका जीवन कैसे बेहतर हो गया है। तो डीपीआई और इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ जिस तरीके से यूपीआई का भी जिक्र किया, क्योंकि न सिर्फ भारत बल्कि 7 अन्य देशों में जिसका संचालन किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने अक्टूबर बुलेटिन को जारी किया है, जिसमें आरबीआई ने बताया कि भू राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत के विकास को घरेलू इंजनों और निजी निवेश के समर्थन से बढ़ावा मिल रहा है। बुलेटिन में आरबीआई ने बताया है कि 2024 की पहली छमाही में अर्थव्यवस्था लचीली रही है। साथ ही महंगाई में गिरावट से घरेलू खर्च बढ़ा है। इसके साथ ही इसमें बताया गया है कि कैसे त्योहारी सीजन में उपभोग की मांग बढ़ने से निजी निवेश में उत्साह के संकेत दिख रहे हैं। और आइए बात कर लेते हैं एक और बेहतर खबर की। अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफ़ी बेहतर। आपको बता दें, रियल एस्टेट सेक्टर में संस्थागत निवेश में 2024 की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 41% की वृद्धि देखी गई है। एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। वेस्टर्न रिसर्च के मुताबिक भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर को कैलेंडर वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई से $436 मिलियन यानी करीब 3700 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में ये निवेश 139% ज़्यादा देखने को मिला है। कुल मिलाकर इस सेक्टर को तिमाही के दौरान $0.96 बिलियन का संस्थागत निवेश प्राप्त हुआ है। किस तरीके से देखिए जो निवेश है वो बढ़ रहा है, और ये भरोसा जो कि लगातार देखने को मिल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर। और वहीं अगर हम बात करते हैं भारतीय परिधान को लेकर, तो अब भारतीय परिधान निर्यातकों को वित्त वर्ष 2025 में 9 से 11% के राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है, जिससे प्रमुख बाजारों में खुदरा इन्वेंट्री और देश में वैश्विक सोर्सिंग में बदलाव का फायदा मिलेगा। एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। क्रेडिट रेटिंग ICRA को उम्मीद है कि मांग में सुधार के साथ वित्त वर्ष 2025 और 2026 में पूंजीगत व्यय में वृद्धि होगी और ये कारोबार के करीब 5 से 8% के दायरे में रह सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय परिधान निर्यात को अंतिम बाजारों में उत्पाद की बढ़ती स्वीकार्यता, उभरते उपभोक्ता रुझान, PLI योजना, निर्यात प्रोत्साहन, यूके और यूरोपीय संघ के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के रूप में सरकार से प्रोत्साहन मिल रहा है। PLI योजना के तहत नए कैपेसिटी एडिशन से मिलने वाले लाभों के अलावा PM मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान योजना से बड़े पैमाने पर लाभ मिल रहा है। आपको बता दें कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में परिधान निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 9% बढ़कर $7.5 अरब हो गया। तो जाना आपने किस तरीके से लगातार हर एक क्षेत्र में भारत जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है, और जब निर्यात में इजाफा होता है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो देश है वो आत्मनिर्भरता की तरफ भी बढ़ता हुआ देखा जा सकता है।
फिलहाल इकोनॉमी टुडे में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और आइए अब बात करते हैं आज के फोकस की। वैश्विक स्तर पर अगर देखें यानी दुनिया भर में भारत जहां तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बना हुआ है, तो कई ऐसे भी देश हैं जो विकास में न सिर्फ पीछे हैं बल्कि भारी भरकम कर्ज से भी दबे हुए हैं, जिस वजह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है या जो दूसरी रेटिंग एजेंसियां हैं वो लगातार चिंता व्यक्त कर रही हैं, क्योंकि कर्ज के भार से कई देशों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। तो वहीं इस वर्ष की अगर बात की जाए तो सार्वजनिक ऋण का जो स्तर है वो $100 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। विश्व में आज विकासशील देशों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी है। विकास को गति देने के लिए न जाने कितनी ही परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन इसके लिए इन देशों को कर्ज के रूप में भारी भरकम कीमत भी चुकानी पड़ती है, जिससे उबरने में कई देश विफल साबित हुए हैं। ग्लोबल डेब्ट क्राइसिस को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भी चिंता जताई है। आईएमएफ का मानना है कि इस वर्ष सार्वजनिक ऋण का स्तर $100 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है, जिस वजह से कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एक गंभीर लिक्विडिटी शॉर्टफॉल हो सकता है, जो विकास को बाधित करेगा, जलवायु परिवर्तन से निपटने में रुकावट डालेगा और सरकार और पश्चिमी संस्थाओं के प्रति अविश्वास को बढ़ावा दे सकता है। ऐसे में देशों को मंदी का सामना भी करना पड़ सकता है और महंगाई यानी मुद्रास्फीति ऐसे में डबल डिजिट तक पहुंच सकती है, जिस वजह से आम जनता को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि विश्व में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था भारत की बात करें तो आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक, तमाम वैश्विक वित्तीय संस्थाएं और रेटिंग एजेंसियों का मानना यही है कि भारत की विकास दर सकारात्मक है, यानी वैश्विक उथल पुथल के बीच भी भारत बेहतर ढंग से विकास पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। और इसी विश्वास की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार की बात हो या फिर बढ़ते निवेश की, भारत वैश्विक स्तर पर लगातार मजबूत स्थिति में बना हुआ है, जिसका श्रेय काफी हद तक मोदी सरकार की प्रभावी नीतियों को भी जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने किस तरीके से जब हम बात करते हैं कि वैश्विक स्तर पर क्या स्थिति है और ऐसे में भारत की जो विकास दर है वो सकारात्मक है और उसी वजह से एक लगातार विश्वास भी बढ़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल जब हम देखते हैं ग्लोबल डेब्ट को, उसको लेकर किस तरीके से लगातार जो अलग अलग संस्थाएं हैं वो अपनी चिंताएं व्यक्त कर रही हैं और ऐसे में भारत की स्थिति क्या है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमित कपूर जुड़े हैं, अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर अमित, बहुत बहुत स्वागत आपका इकोनॉमी टुडे में। देश हैं, क्या उनकी स्थिति रही है कर्ज के चलते, वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं, क्योंकि विश्व में तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था और ऐसे में तमाम चुनौतियों के बावजूद उसी गति पर लगातार बरकरार रहना, किस तरीके से एक हम मान सकते हैं कि जो नीतियां हैं सरकार की वो इसमें प्रभावी रही हैं? देखिए, पहले तो हमारे को कुछ फिगर्स समझने हैं।
कि अगर हम देखें जो ग्लोबल डेट है, जो जी। कहा जा रहा है कि वो 100 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब हो जाएगा अगले 2-3 साल के अंदर, जी। और वो 93% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है। और उसके अंदर अगर हम यूएसए और चाइना और इंडिया को कंपेयर करते हैं, जी। तो यूएस का जो डेट है वो 124% है, चाइना का लगभग 84% है, जी। और इंडिया का जो है वो लगभग 82% है। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी पड़ेगी जी, कि जो दूसरी दो इकोनॉमीज हैं, जी। जो यूएसए और चाइना है, वो बहुत स्लो ग्रोथ रेट पे हैं इस वक्त, और उनको डेट का जो क्राइसिस है वो बहुत जोर से हिट कर सकता है। क्योंकि अगर आप इंडिया की बात करते हैं, इंडिया 7% पे ग्रो कर रहा है, जी। और जो हमारा जो डेट है, वो इन्वेस्टमेंट जो हम डेट ले भी रहे हैं, वो हम अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए ले रहे हैं। जी। तो उसका जो हमारे को बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा रहेगा। और इस तरह से अगर हम थोड़ा डीप भी जाते हैं इंडिया के अंदर, जो हमारा स्टेट लेवल जो डेट है वो काफी कम है आज की तारीख में। स्पेशली जो स्टेट्स ग्रो कर रही हैं, वहां पे हमारा डेट काफी कम है। जैसे अगर हम कर्नाटका की बात करते हैं, तो लगभग 23-24% उनका डेट है। जी। और अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं, वहां सिर्फ 13% है। गुजरात में 15% के करीब डेट है। जी। तो दैट मीन अगर हम ओवरऑल समझें, तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इंडिया जो है वो मूव आगे कर रहा है। और जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है डेट से, वो सिर्फ कंसोलिडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, और उससे हमें बहुत फायदा होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जी। ये पूरा मापदंड हमारे को देखना पड़ेगा एक कंसोलिडेटेड स्वरूप में, क्योंकि जो जो गवर्नमेंट ने नीतियां अप्लाई करी हैं, जैसे आप कहते हैं मोदी सरकार की नीतियां, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये रहा कि जैसे हम कैसे मैनेज करेंगे ये डेट को। हम अपना टैक्स दर को बढ़ा, मतलब जो टैक्स बेस है उसको बढ़ाते हैं, वो गवर्नमेंट बहुत अच्छे से कर रही है। अगर आप देखें पिछले जी। कुछ 10 सालों के अंदर जो हमारा टैक्स बेस है वो बढ़ा है, हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, तो उससे और हमारा जो डेट सर्विस रेशियो है वो भी बहुत बेटर हो रहा है। तो इस तरह से मेरे को ये लगता है कि बाय द टाइम अगले 5 से 7 साल के अंदर इंडिया का जो परिस्थिति रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी। जी। और जो हमारा फिस्कल कंसोलिडेशन है, वो हम लोगों ने अपने जो भी बजट किया, जिस तरह से भी हमने अपने बेनिफिट्स भी दिए लोगों को, फिर भी हमारा फिस्कल कंसोलिडेशन बहुत बेटर रहा है। जो हमारा डेट रेशियो अक्रॉस द स्टेट्स भी है, वो बहुत कंट्रोल्ड है। तो जो नीतियां हैं उससे हमारे को ये फायदा है कि इन्फ्लेशन भी कम है, और हमारे को उस बाहर की जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं, गिवन जितने भी प्रेशर्स हैं इस वक्त, उसको गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से मैनेज किया। स्पेशली जो वॉर हुआ, जी। जो ऑयल क्राइसिस हो रहा है, इंडिया ने जैसे ऑयल लिया रशिया से, उससे बहुत फायदा हो रहा है जी इंडिया को इस वक्त। बिल्कुल अमित जी, लेकिन कोविड के बाद की अगर हम बात करें, क्योंकि उस दौरान हमने देखा कि वैश्विक स्तर पर तमाम जो तमाम जो इकनॉमी थी, अर्थव्यवस्थाएं थी, एक उथल पुथल का दौर सभी जगह देखा गया, लेकिन अगर स्थिरता नज़र आई तो वो शायद भारतीय अर्थव्यवस्था थी। एक लचीलापन जो है वो लगातार बना हुआ है, जिसके वजह से लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। विदाउट अ डाउट जी, अगर हम देखें कि जो इंडिया के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी थी हमारी पॉलिसी के अंदर, पहली 2-3 चीजें तो कोविड की अगर आप बात करते हैं, जो इंडिया का रिस्पांस था कोविड के अंदर, वो बहुत अच्छा रहा था। जो स्पेशली वैक्सीनेशन से जो काम हुआ, और उससे जो हमारे लोगों की जो इफेक्ट हुआ, वो बहुत कम रहा। इकोनॉमी के अंदर थोड़ा सा ब्लिप आया था कुछ समय के लिए, 5-6 महीने के लिए, बट उसके बाद जी। हमारी रेजिलियंस इतनी थी कि हम बढ़ पाए उससे। और बाकी देशों के अंदर ये चीजें नहीं देखी गई थी। और उस वक्त एक चीज और हो रही थी, जिसको हम जनधन आधार मोबाइल की बात कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा था जी उस वक्त। उसी वक्त में ये चीज ग्रो भी कर रही थी। उससे जो हमारा पेनिट्रेशन हुआ लोगों के अंदर जी। ऑफ बैंकिंग, और जो नॉन बैंकिंग जो लोग थे जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं थे, वो बढ़े। और जो आपके उसके कारण जो ग्रोथ हुआ, वो भी बहुत बेहतरीन और सराहनीय है। तो ये सिंपल ये कहना कि हम जो इंडिया का था वो सिर्फ हमने कुछ बहुत भयंकर मिस किया या वॉटेवर, ऐसा कुछ भी नहीं रहा जी। हम लोगों ने बहुत तरीके से मैनेज किया उस सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चलता रहा, जी। और आप लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज दी, और आपने अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करी। और जो हमारे इंसेंटिव्स थे उस वक्त फॉर पीपल, वो भी बहुत बेहतर रहे थे, और उसका हमारे को आज भी बेनिफिट दिख रहा है। क्योंकि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे जी। हैं, उसका मल्टीप्लायर काफी स्ट्रांग है जी। खासकर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इंड्यूस्ड इम्पैक्ट है, जी। वो काफी बेहतरीन रहा है जी इस वक्त। जी बिल्कुल। और ख़ासतौर से इसमें जब हम अगर देखते हैं जो एक तरीके का जो डिजिटल इम्पोर्टेंस है, वो किस तरह का आपको नज़र आता है। और हमने अपने जो दर्शक हैं उनको खबर भी बताई कि जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं पॉल माइकल रोमर, उन्होंने भी इस बात को अभी सराहा कि कैसे जो DPI है भारत का, वो लगातार दूसरे देशों के लिए कहीं ना कहीं एक सीखने का विषय है, उससे सबको सीखना चाहिए। और जब हम बात करते हैं कि तमाम जो हमारी वित्तीय सेवाएँ हैं, इनको लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव हमने देखा है। एब्सोल्युटली, DPI से अच्छी चीज अगर हम कहें कि अगर पिछले 50 साल में मैं इंडिया में देखूं, जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव रहा है जी, वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है।
क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि कितने लोगों का बैंकिंग अकाउंट खुला जी, कम से कम 30 करोड़ लोगों का जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं था उनको बैंक अकाउंट मिला जी। जी। सबको एक डिजिटल प्रेजेंस मिला। उससे जो लोग दिख भी नहीं रहे थे, मतलब जो बैंकिंग सिस्टम में नहीं थे, उनको मैं आज बेनिफिट ट्रांसफर कर सकता हूँ जी। गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रही है जी। आज की तारीख में अगर हम लगभग 70 से 80 करोड़ लोगों को कोई बेनिफिट दे रहे हैं तो उनके पास जा रहा है जी। लीकेजेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गई हैं। आज की तारीख में कोई नहीं कह सकता कि गवर्नमेंटल सिस्टम के अंदर कोई लीकेज हो रहा है जी। मतलब अगर एक आध परसेंट कहीं कोई बात कर दे तो होगा जी कुछ, अदरवाइज मेरे को कहीं पे भी लीकेज नहीं दिख रहा। जी। गवर्नमेंट की पॉलिसी में बहुत बेटर रही है जी। और डीपीआई जो एक ऐसी चीज है जी, अगर कोई दुनिया के अंदर इंडिया से सीखना चाहता है तो डीपीआई एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको हर कंट्री को एमुलेट करना चाहिए। अगर आप देखें, यूएस भी इस तरह की चीज नहीं कर पाया आज तक जी, जिसको आप सबसे एडवांस्ड इकोनॉमी मानते जी। हैं। और उसको ये चीज आज से सदियों पहले देख लेनी चाहिए थी, या 20 से 30 साल पहले समझनी चाहिए थी। वो भी इस चीज नहीं समझ पाए और इम्प्लीमेंट कर पाए। जी। तो इंडिया ने जो किया और उसके कारण बहुत फायदा हो रहा है। जी बिल्कुल, और इन्हीं बातों का जिक्र हमने देखा कि जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण अमेरिका में हैं, वहाँ भी उन्होंने इन बातों का भी जिक्र किया है कि कैसे पिछले एक दशक में जो आर्थिक सुधारों की बात की जाए या जो भारतीय अर्थव्यवस्था एक नए रूप में उभर कर सामने आई है, वो वाकई ना सिर्फ काबिल तारीफ बल्कि पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है। बिल्कुल जी। इंडिया तो एक उदाहरण है ही है जी। अगर किसी को एमुलेट करना है आज की तारीख में, अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें तो जो भी सॉल्यूशंस इंडिया कर रहा है वो ग्लोबल साउथ उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, उससे सीख सकता है जी। और अगर मोमेंटम की बात करते हैं दुनिया भर के अंदर, जो ग्रोथ मोमेंटम है वो आज की तारीख में तो एक इंडिया ही प्रोवाइड कर रहा है जी। अगर टॉप 3 देश भी देखें जो ग्लोबल मोमेंटम की बात करते हैं तो यूएस और चाइना तो स्लो डाउन हो रहे हैं जी, और इंडिया उस ग्रोथ मोमेंटम को मेंटेन कर रहा है जी। और ये मोमेंटम मेंटेन रहेगा अगर हम 7% की दर पे भी ग्रो करते हैं जी, जो मेरे को लगता है कि बहुत कम दर है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगले 2 या 3 वर्ष के अंदर इंडिया का जो ग्रोथ है वो 10% के आसपास पहुंच जाएगा जी। क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसका बेनिफिट हमारे को अब अगले 1-2 साल में दिखना शुरू हो जाएगा। जो हम स्किलिंग के ऊपर इनिशिएटिव कर रहे हैं, जो जॉब क्रिएशन के ऊपर इनिशिएटिव्स हैं, उसका बेनिफिट हमें आगे देखेगा और ग्लोबल मोमेंटम हम जारी रखेंगे। जैसे जो अगर आप बात करें, मैं एक ही तरफ से डिसएग्री करता हूं लोगों से। काफी लोग कहते हैं कि इंडिया 2030 के अंदर तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा, जिससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। मेरे हिसाब से तो वो 27 या 28 में हो जाएगा जी कि हम तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। बिल्कुल, वित्त मंत्री का भी यही मानना है कि 2027 तक हम तीसरे पायदान पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसे में जो आईएमएफ की बात की जाए, वर्ल्ड बैंक की बात की जाए, जो कि इस बात को लेकर चिंतित है कि कैसे ग्लोबल डेट जो है वो एक दूसरे देशों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल का सबब बन रहा है, लेकिन और यही संस्थाएं जो हैं भारत को लेकर काफ़ी सकारात्मक नज़र आती हैं। लगातार जो रेटिंग है वो बढ़ती नज़र आती है भारत की। नहीं बिल्कुल जी, क्योंकि कॉज फॉर कंसर्न तो है ही है जी। क्योंकि अगर जिस तरह से आप देखें कि जो यूएस का डेट बढ़ रहा है, उनके पास चॉइसेस क्या है जी? क्या वो इन्वेस्टमेंट कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते जी। तो उनका जो आपका जो बेसिक जो इंसेंटिव आज की तारीख में चाइना दे रहा है, उन्होंने अभी एक नया इंसेंटिव क्रिएट किया है जी, उसके कारण भी आपका जो डेट टू जीडीपी है वो बढ़ेगा और उसके कारण उनके यहाँ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी बढ़ने के बहुत ज्यादा आशंका है जी। इंडिया में वो इश्यूज हम नहीं देख रहे हैं जी। इसलिए वो जो अगर आप कह रहे हैं सकारात्मक जो है पॉइंट ऑफ व्यू, वो इसीलिए है जी क्योंकि इंडिया के अंदर जो डेट के नेगेटिव्स हैं वो बहुत कम है जी। और दूसरी बात है जी कि हम एक ग्रोथ इकोनॉमी और ग्रोथ फेज के अंदर हैं, जो ये फेज अगले 10 से 15 साल रहने वाला है। अगर इंडिया डेट इंक्रीज कर भी देता है, एज्यूम करते हैं जी कि इंडिया का जो डेट है वो 100% हो जाए, तब भी मेरे को लगता है कि इंडिया के अंदर उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा जी। तो जो कंसर्न है आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, वो एकदम सराहनीय है क्योंकि उनको दिख रहा है कि अगर ये क्राइसिस बढ़ गया यूएसए के अंदर तो यूएस की इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कहीं स्लो डाउन का बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा और उसके कारण दुनिया भर में इफेक्ट होगा। तो इसलिए बिल्कुल हर तरीके से इसका जो असर है देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच भारत की जब हम बात करते हैं तो उस लिहाज से मजबूत स्थिति भारत की नजर आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित कपूर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है लगातार मजबूत होती नज़र आती है। तमाम जो वैश्विक वित्तीय संस्थाएं हैं, रेटिंग एजेंसी हैं, वो अपना विश्वास जता रही हैं और इस विश्वास को और खरा करती हैं जो सरकार की नीतियां हैं जिनमें लगातार हम देखते हैं, और उसी वजह से जो निवेश है वो भी देश में बढ़ता हुआ नज़र आता है और लगातार इस अर्थव्यवस्था को और मजबूती दे रहा है। तो फिलहाल आज के लिए इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन चलते चलते आप देखिए कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अन्य खबरें।
वित्त मंत्री ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में चीफ जनरल मैनेजर के पदों को बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय बैंकों के बढ़ते व्यापार, कार्यक्षेत्र और शाखा विस्तार में पर्याप्त वृद्धि को देखते हुए लिया गया है। इस कदम से बैंकों के बेहतर नियंत्रण और सुपरविजन में मदद मिलेगी। खाद्य मंत्री बुधवार को भारत ब्रांड के दूसरे चरण को हरी झंडी दिखाएंगे। भारत ब्रांड के तहत आम नागरिकों को सस्ती दरों पर दाल, चावल और आटा उपलब्ध कराया जाता है। दूसरे चरण में 2 और दालों को शामिल किया गया है। ये योजना आम लोगों को महंगाई से राहत देने में मददगार है। वित्त मंत्रालय ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले चरण के लिए व्यय प्रस्ताव की मांग की है। मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले चरण को संसद के आगामी सत्र में रखे जाने का प्रस्ताव है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हर दिन लगभग 60,000 से 90,000 श्रमिक ई श्रम प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन ई श्रम पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा। भारत का सर्विस सेक्टर लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में भारत का सेवा निर्यात करीब 10% बढ़कर 180 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इसके चलते सेवा व्यापार संतुलन में सुधार हुआ है। सीरम इंस्टीट्यूट के अदार पूनावाला ने ऐलान किया कि उनकी कंपनी सेरेन प्रोडक्शंस करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस में 50% हिस्सेदारी खरीदेगी। ये करार 1000 करोड़ रुपए में होगा। टाटा मोटर्स को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से टाटा LPO 1618 डीजल बस चेसिस की 1000 इकाइयों की आपूर्ति का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर पिछले वर्ष के 1350 बस चेसिस के ऑर्डर की सफलतापूर्वक पूर्ति के बाद दिया गया है, जिन्हें वर्तमान में निगम द्वारा कुशलतापूर्वक चलाया जा रहा है। RBI की सख्ती के बाद बेंगलुरु की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी नावी फिनसर्व ने 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करने की योजना रद्द कर दी है। ज्यादा ऋण वसूलने के कारण नावी फिनसर्व 2 सूक्ष्म वित्त संस्थानों सहित 3 अन्य NBFC पर पिछले सप्ताह ऋण मंजूर करने और जारी करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद नावी फिनसर्व का ये कदम सामने आया है। निवा पूपा हेल्थ इंश्योरेंस को IPO के लिए बाजार नियामक सेबी से अंतिम मंजूरी मिल गई है। कंपनी को IPO के जरिए 3000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मंजूरी मिली है।